सबसे पहले बात करेंगे कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। पिछले 4 दिनों में देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। लोगों को एक बार फिर से कोरोना के भयावह दौर की याद सताने लगी है। कल देश में 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने अगले 2 महीनों में कोरोना की तीसरी लहर देने दस्तक आने का दावा भी किया है। और इस बीच केरल में भी एक रूसी पर्यटक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। विदेशों से बिहार पहुंचे 7 यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ। कल राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली को मिलाकर कुल 17 नए मामले मिलने से फिक्र बढ़ गई है। कल राजस्थान में 9, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 6 और 1 मामला पुणे में मिला, जबकि दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक संक्रमित शख्स की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 21 केस मिल चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 8, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2 और गुजरात और दिल्ली में 1-1 मामला मिला है। देश में कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देख IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने जनवरी तक कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा किया है। मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जनवरी-फरवरी में देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट चरम पर होगा और इस दौरान रोजाना 1.5 लाख केस आएंगे। अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। राजस्थान में मिले 9 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इनके संपर्क में 5 लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं। डूंगरपुर जिले की गोलियाकोट में कुवैत से आई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन से सख्ती के साथ कई पाबंदियां लगा दी हैं। संक्रमित परिवार के संपर्क में आए कॉलोनी के 53 लोगों के सैंपल जाँच के लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 6 और पुणे में 1 केस ओमिक्रॉन के मिलने के बाद विदेशों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। पिंपरी चिंचवड़ में एक महिला और उसकी 2 बेटियां नाइजीरिया से लौटी थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 3 और लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से मुंबई लौटे 19 यात्री कोविड पॉजिटिव मिल चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग मास्क सख्ती के साथ लगाएं और पहले की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने विदेशों से आने वाले फ्लाइट पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली में कल कोरोना के 63 नए मरीज मिले हैं, जो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत से नोएडा प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में विदेशों से 599 लोग नोएडा लौटे हैं, जिनमें से 13 में कोरोना के लक्षण मिलने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। विदेशों से लौटने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच योगी सरकार ने नए वेरिएंट से निपटने के लिए सभी जिलों में तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को दिल्ली के IGI के टर्मिनल 3 का दौरा किया। मांडविया ने यहां लगाए गए 35 रैपिड RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटी काउंटर का मुआयना किया और यात्रियों से उनका फीडबैक लिया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कम से कम 18 जिले ऐसे हैं जहां साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के मशहूर लॉयन सफारी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिना मास्क और सैनिटाइजर के लॉयन सफारी में एंट्री पर पाबंदी है। विदेशी पर्यटकों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। यहाँ पहले 2 शेर कोविड की चपेट में आ चुके हैं। जानवरों के साथ लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कर्मचारियों को भी सभी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए ओमिक्रॉन वायरस अब दुनिया के 39 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में करीब 800 लोगों को ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले चुका है। उधर अमेरिका के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। अमेरिका में हर दिन 1500 से 1700 के बीच मौतें हो रही हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, हम विज्ञान की मदद से इसका तेजी से मुकाबला करेंगे। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के दिल्ली दौरे को लेकर चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ रहा है। पुतिन के दौरे में दोनों देशों के बीच कौन कौन सी डील होने वाली है और पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की होने वाली मुलाकात क्यों खास है? दुश्मन देशों से जुड़ी हर अपडेट जानिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 6 से 7 घंटे के दौरे पर भारत आ रहे हैं। पुतिन के इस छोटे से दौरे पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम मुद्दों पर करार होने वाले हैं। करीब शाम 4 बजे तक पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे और 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पुतिन के सम्मान में शाम 7:30 बजे डिनर भी दिया जाएगा। रात 9:30 बजे पुतिन वापस रूस लौट जाएंगे। पुतिन के आज दिल्ली दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच 2+2 की बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कल रात ही दिल्ली पहुंच गए थे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत का फैसला इसी साल अप्रैल में पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में लिया गया था।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान बेचैन है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत रूस से सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 सैम भी खरीद सकता है। भारत पहले ही रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डील कर चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत रूस के बीच डिफेंस डील और आतंकवाद पर होने वाली चर्चा से चीन और पाकिस्तान सहमे हुए हैं। भारत और रूस आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने की तैयारी कर चुके हैं। चीन, भारत और रूस के बीच पिछले दिनों हुई वर्चुअल बैठक के प्रेस नोट से चीन ने जैश और लश्कर जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का जिक्र हटा दिया था। सूत्रों के मुताबिक आज पुतिन और पीएम मोदी के बीच होने वाली बातचीत में चीन की इस दोहरी नीति को बेनकाब किया जा सकता है। अबू धाबी में हुए 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के उदय और उसकी बढ़ती क्षमताओं के कारण समूचे एशिया में द्विपक्षीय मुद्दों पर तनाव बढ़ा है। ड्रैगन की हरकतों की वजह से पिछले कुछ सालों से हुए समझौते पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि समुद्री परिवहन, हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल और बिना रोक टोक व्यापार की आज़ादी का सम्मान होना चाहिए। पाकिस्तान के सियालकोट में कट्टरपंथियों के हाथों जिंदा जलाकर मारे गए श्रीलंका के नागरिक प्रियंका कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी हड्डियां टूटी पाई गई हैं। मृतक की पत्नी निरूषी ने अपने पति को बेगुनाह बताते हुए इमरान खान से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस बीच इमरान खान ने मारे गए श्रीलंका के नागरिक को बचाने की कोशिश करने वाले शख्स को वीरता पदक देने का ऐलान किया है। चीन की मदद से पाकिस्तानी हैकर्स भारतीय सेना के अधिकारियों को निशाना बनाने में जुटे हैं। खुफिया इनपुट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी हैकर्स इंडियन आर्मी के कंप्यूटर से MS ऑफिस और PDF फाइल चोरी करने के लिए नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स अफगानिस्तान के सरकारी और सैन्य अधिकारियों को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए बनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM में एक बार फिर फूट हो सकती है। कई विपक्षी पार्टियों को मिलाकर बनी PDM की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें PML नवाज पार्टी रहेगी या नहीं, इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। PDM में इमरान पर दबाव बनाने के लिए संसद से सामूहिक इस्तीफे को लेकर मतभेद है। पाकिस्तान में एक मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता को जासूसी के आरोप में 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इदरिस खट्टक को जासूसी और संवेदनशील जानकारी को लीक करने का दोषी पाया गया था। परिवार ने इदरिस को बेगुनाह बताते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से उसे दोष मुक्त करने की मांग की थी। कृष्ण की नगरी मथुरा में ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान के बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में भी हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज, उनसे जुड़ी 5 जगह घोषित होंगी राष्ट्रीय धरोहरें। और एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लेने के बाद क्यों छोड़ा गया, देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र की बात में। 6 दिसंबर को लेकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कान्हा की नगरी को कुछ दिन पहले से ही छावनी में बदल दिया गया है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के 2000 से ज्यादा जवान तैनात है। 7 दिसंबर तक श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। यूपी के अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन की ओर से पूरे अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया विभाग की टीम भी अलर्ट पर है। रविवार शाम से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। आरजेडी ने आज बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाने का ऐलान किया है। पटना प्रदेश कार्यालय में आज बाबरी मस्जिद शहादत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस का भी कार्यक्रम होगा। आयोजनों की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। पार्टी नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी 7 दिसंबर को 3 बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और RMRC हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार के साथ साथ सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा पीएम 18 दिसंबर को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली को आज राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पीएम मोदी बाबा साहब से जुड़े देश के 5 स्थानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। इसमें महू भी शामिल है। पीएम दिल्ली से वर्चुअल तरीके से देश को संबोधित कर इसका ऐलान करेंगे। आज केंद्र सरकार और किसानों की बनाई 5 सदस्यीय कमेटी के बीच बैठक हो सकती है। इस बीच सिंगू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर से निहंग जत्थेबंदियों का हटना शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उम्मीद जताई है कि 7 दिसंबर से पहले केंद्र सरकार बातचीत कर बाकी सभी मुद्दों का समाधान करेगी।
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार आज बैंकों के निजीकरण संबंधी बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। बिल आने से पहले ही राकेश टिकैत ने आंदोलन का संकेत दे दिया है। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के चलते रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया। ईडी ने जैकलीन से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। ईडी जैकलीन को फिर से समन भेजेगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ उगाही मामले में जैकलीन से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट का आज चौथा दिन है। टीम इंडिया जीत से 5 विकेट दूर है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए हैं। कीवी टीम अब भी विशाल लक्ष्य से 400 रन पीछे है। दूसरी पारी में अश्विन ने 3 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जनवरी के दूसरे हफ्ते में करेंगी वाराणसी का दौरा। वसीम रिजवी आज ग्रहण करेंगे हिंदू धर्म और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को क्या कहा है। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकती हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का इरादा जाहिर कर चुकी है। टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा है कि ममता बनर्जी का यूपी दौरा जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में दलित पिछड़ा सम्मेलन का फैसला किया है। इन सम्मेलनों में पार्टी संबंधित जिलों के पिछड़ी और दलित जातियों के प्रमुख चेहरों के जरिए पार्टी जातीय गोलबंदी की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो पिछड़ी जातियों के सम्मेलन 15 से 21 दिसंबर के बीच सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्हें आज सुबह करीब 10:30 बजे गाजियाबाद की दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज सनातन धर्म ग्रहण करवाएंगे। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत में ऐलान किया था कि उनके मरने के बाद उन्हें दफनाया न जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें हिंदू बताया है। उनके मुताबिक हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया, सभी पहले हिंदू ही थे। वसीम की तरह घर वापसी पर ओवैसी कब सोचेंगे ये हम नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में एसपी और आरएलडी में सीटों को लेकर बात लगभग बन गई है। 7 दिसंबर को मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि एसपी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान अगर लखनऊ में नहीं हो सका तो दोनों दलों के नेता दबथुआ में गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के नेता अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी ने शनिवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। विनय चिल्लूपार विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक हैं। उनके एसपी ज्वाइन करने से बीएसपी को झटका लग सकता है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भले ही उनकी पार्टी प्रमुखता से न दिख रही हो, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मायावती और कार्यकर्ता जमीन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव नतीजे साल 2007 के सभी को चौंका देंगे। उनके मुताबिक बीएसपी के पोस्टर बैनर पर नहीं दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि वो मत पत्र पर भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव में राज्य के 257 प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन लोगों के अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने की वजह से आयोग ने कार्रवाई की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई सियासी पारी का आगाज आज से होगा। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में बनाए गए पंजाब लोक कांग्रेस के दफ्तर का शुभारंभ कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। कैप्टन के सलाहकार भरत इंद्र सिंह चाहल ने जानकारी साझा की है। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में करेंगे करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास। कहां आश्रम लगा पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप आश्रम पर लगा और रास्ता खाली करने को लेकर विवाद के बाद कहां हुई दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी यहां की सगड़ी और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले योगी जिले के लिए 59 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन उसकी तैयारियों में जुटा है। बीएसपी कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय पर भी बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस सुबह करीब 9 बजे मनाया जाएगा। यहाँ कार्यक्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के सागर में एक आश्रम पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगा है। यहाँ रहने वाले नाबालिग अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं ने उन्हें भोजन में बीफ खिलाने और ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। बच्चों के पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस आश्रम के फादर पर पहले भी धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लग चुका है। यूपी के बुलंदशहर में रविवार आरएलडी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनिस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। वारदात को बाइक और स्विफ्ट कार में सवार करीब 6 बदमाशों ने अंजाम दिया और फरार हो गए। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि वारदात के खुलासे के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं। यूपी के संभल के चंदौसी में रास्ता खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद होने पर जमकर पथराव और फायरिंग हुई। घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पथराव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और फुटेज देखकर आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बिहार के सहरसा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली एनसीआर में रविवार रात हुई हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड भी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर से बर्फीली हवाएं भी एनसीआर पहुंचने लगेंगी। 7 दिसंबर से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाने के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रविवार शाम बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सड़क और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की परत जमी नजर आई। बर्फबारी की वजह से शिमला, कुफरी और नारकंडा में सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में भी ऊंचे इलाकों में रविवार को हुई बर्फबारी के बाद कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई। पीर पंजाल माउंटेन रेंज पर राजौरी में हुई ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद कर ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दिया गया। वहीं पुंछ में सड़क, घर, गाड़ियां और पेड़ सब बर्फ में डूबे दिखाई दिए। बर्फबारी की वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल और उसके अंतरिक्ष मिशन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। चीन ने अमेरिका के लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठाए और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए धमाके का सच क्या है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट और उसके अंतरिक्ष ऑपरेशन को लेकर अमेरिका लगातार सवाल उठा रहा है। यूएस स्पेस फोर्स के जनरल डेविड थॉमसन ने चीन के अंतरिक्ष प्रोग्राम को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है। जनरल डेविड थॉमसन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने वक्त रहते माकूल कदम नहीं उठाया तो आने वाले दशक में चीन अंतरिक्ष में सबसे ताकतवर मुल्क बन सकता है। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव के साथ जुबानी जंग भी चल रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने जा रहे वैश्विक लोकतंत्र सम्मेलन की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। चीन इसलिए भी तिलमिलाया हुआ है क्योंकि इस बैठक में ताइवान को भी बुलाया गया है, जबकि चीन और रूस को न्योता नहीं दिया गया है। समुद्र में दादागिरी बढ़ाने के मकसद से चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना बनाया है, जिसके जरिए चीन हजारों किलोमीटर दूर अपने जासूसी पनडुब्बी को अंतरिक्ष से संदेश भेज सकता है। चीन इसके जरिए पनडुब्बियों के खतरे से निपटने और पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए संदेश भेज सकता है। इस एंटीना की लंबाई और चौड़ाई 100 किलोमीटर बताई जा रही है। सैकड़ों छोटे छोटे द्वीपों वाले देश सोलोमन द्वीप चीन से रिश्ता खत्म कर ताइवान के साथ फिर राजनयिक संबंध को वापस कायम कर सकता है। सोलोमन द्वीप में चीन के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। वहां के आम लोग अपनी सरकार की चीन परस्त नीति से आग बबूला हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए सोलोमन की सरकार फिर से ताइवान के समर्थन का ऐलान कर सकती है। चीन लगातार ताइवान पर जबरदस्ती कब्जे के लिए ताइवान से लगी समुद्री सीमा के जरिए घुसपैठ कर रहा है। चीन के न्यूक्लियर सबमरीन ताइवान स्ट्रेट में देखी गई है। चीन लगातार ताइवान की सीमा पर तैनाती बढ़ा रहा है। चीन और तालिबान को अलग अलग करने वाले समुद्री रास्ते के करीब चीन की साजिश से दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर नतांज में किए गए एयर डिफेंस ड्रिल के दौरान ईरानी फाइटर जेट 5 निगरानी ड्रोन्स को मार गिराने में नाकाम रहे। सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर ईरान की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं आया है। 2 दिन पहले नतांज में एक के बाद एक बड़े धमाकों से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। बाद में ईरान ने इसे डिफेंस ड्रिल बताया था।
इजराइल ने ईरान के नतांज शहर में न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए धमाके को लेकर ईरान की मंशा पर शक जताया है। इजराइल के उप रक्षा मंत्री एलोन शूस्टर ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमने पहले भी अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल किया है और आगे भी गंभीर हालात में इसका इस्तेमाल करने के लिए आश्वस्त हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर बसे ताजिकिस्तानी, उज्बेकिस्तानी और हजारा लोगों को उनके घरों से हटाने के लिए तालिबान अभियान चला रहा है। सत्ता में आते ही तालिबान ने सबसे पहले हजारा समुदाय को उनके पुश्तैनी घरों से बेदखल करने के लिए जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। अब तालिबान ताजिक और उज्बेक मूल के लोगों को भी अफगानिस्तान से भगाने के लिए हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के इनकार के बाद मेक्सिको से बाहर शरण लेने की कोशिश में लगे शरणार्थियों का एक बड़ा जत्था बॉर्डर की ओर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ता दिखा। कई दिनों से फंसे शरणार्थियों के सामने जब ट्रेन रुकी तो उसमें चढ़ने के लिए भगदड़ मच गई। हाल ही में अमेरिका और मेक्सिको के बीच शरणार्थियों को लेकर एक समझौता हुआ जिसमें इन्हें फिलहाल मेक्सिको में रोकने का फैसला किया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।